सूत्रधार सांस्कृतिक सरोकारों को समर्पित इंदौर की एक सामाजिक संस्था 2007 में शुरू हुई। ये संस्था पिछले 24 वर्षों से निरंतर कला आयोजनों का संचालन कर रही है। कई मायनों में ये मध्य भारत की इकलौती संस्था भी है। बड़ी बात यह है कि सूत्रधार का प्रबंधन और संचालन श्री सत्यनारायण व्यास अकेले ही करते हैं। वन मैन आर्मी कहलाने वाले इसी प्रेरक व्यक्तित्व से इंदौर स्टूडियो और मेरे यानी प्रभाकर मोरे चैनल की तरफ से बात कर रहे हैं हम सबके साथी शकील अख्तर। इंदौर स्टूडियो और प्रभाकर मोरे चैनल के सभी व्यूअर्स और सुनने वालों को मेरा यानी शकील अख्तर और प्रभाकर मोरे यानी निर्माणकर्ता की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे बीच में इंदौर के श्री सत्यनारायण व्यास जी मौजूद हैं और आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। आपको जानकारी में दे दें, इंदौर में सत्यनारायण व्यास साहब सूत्रधार संस्था का संचालन करते हैं वर्षों से और उसके माध्यम से वो कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और बहुत सारे आयोजन करते हैं। साल भर का उनका एक व्यस्त कैलेंडर होता है, हर महीने आयोजन करते रहते हैं। नाटक से लेकर फिल्म से लेकर बातचीत और विचार विमर्श और साहित्यिक गतिविधियों के बहुत से प्रोग्राम वो करते हैं। तो आज उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सत्यनारायण व्यास सर, कैसे हैं आप? मैं शकील अख्तर दिल्ली से बात कर रहा हूं आपसे। जी नमस्कार शकील भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आपको वन मैन आर्मी कहा जाता है, यानी आप सूत्रधार संस्था का संचालन अकेले ही करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं और उसमें सारे जो आयोजन होते रहते हैं, जिसका बहुत ही व्यस्त कैलेंडर होता है साल भर का, वो आप खुद करते रहते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? एक्चुअली 2007 में मैं आपको बताता हूँ, मार्च के महीने में मैं भोपाल में था जी, और वहाँ भारत भवन में एक विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर 7 दिन का नाट्य समारोह चल रहा था जी। तो वहाँ अंतिम दिन मैंने विजय तेंदुलकर का नाटक कमला देखा। जी हाँ। और मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा ये नाटक इंदौर में भी होना चाहिए। हाँ जी। तो वो कमला के निर्देशक जावेद जेदी मेरे पास ही बैठे थे। जी जी जी। मैंने उनसे कहा कि जावेद भाई, ये नाटक इंदौर में होना चाहिए। हाँ, जी जी। तो जी। उन्होंने कहा कि आप करवाइए। जी। मैंने कहा जावेद भाई, मैं अकेला हूँ, मैं कोई संस्था नहीं मेरी, मैं कैसे कर सकता हूँ? जी जी। बोले कोई नहीं, साथ में तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा। हाँ। आप आगे बढ़िए। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप अकेले चल पड़िए अगर कुछ काम करना चाहते हो तो। बहुत बड़ी बात थी। तो मैं इंदौर आकर के फिर मैंने अपनी संस्था बनाई सूत्रधार जी। और पहला नाटक हमने उस कमला को ही, मतलब जावेद जेदी के नाटक को भोपाल से बुलाया 2007। जी। और बड़ा अच्छा उसका प्रदर्शन रहा जी। और उसके बाद से हमारी ये सूत्रधार की यात्रा शुरू हो गई। और मतलब मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ जी। हालांकि काम तो वही है, अकेला ही है जी। लेकिन काफी लोग जुड़े हुए हैं इस माने में कि वो हमेशा सहयोग देते हैं और कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हैं जी। आते हैं कार्यक्रम में जी। और हमेशा पूछताछ करते रहते हैं कि अगला कार्यक्रम क्या हो रहा है, कब हो रहा है, सुझाव देते रहते हैं। पिछले दिनों आपने एक फिल्म समारोह किया था जिसमें शॉर्ट फिल्म का और जिसमें कुछ फिल्में शामिल हुई थी, इसमें कुछ लोगों को पुरस्कृत किया गया था, उसके बारे में हमें कुछ बताएं, विवरण दें। 2013 से हर साल करते हैं जी। और इसमें इंदौर के फिल्मकार अपने अपने शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स या एनिमेशन फिल्म्स या म्यूजिक वीडियोस ये देते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय अवधि उसकी 10 मिनट होती है। अच्छा जी। 10 मिनट से कम के वीडियो होते हैं जी। और ये हर साल हम करते रहे हैं। जी, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और एक समय था जब श्रोता संघ की तरह सिनेमा के भी संघ हुआ करते थे और लोग जो है फिल्में देखने जाया करते थे, अच्छी अच्छी फिल्मों का उसमें प्रदर्शन होता था। उस तरह की गतिविधियां मुझे लगता है काफ़ी धीमी पड़ गई है या ख़त्म हो चली है।
आपका इस बारे में क्या विचार है कि आप उससे अभी भी जुड़े हुए हैं, आपका सूत्रधार संगठन? नहीं, फिल्म सोसाइटी मूवमेंट तो अभी भी जारी है। अच्छा। और आपको मालूम होगा कि ये हम जो सूत्रधार फिल्म सोसाइटी चलाते हैं इंदौर में, जी ये हमारा फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया, ये वेस्टर्न रीजन, जी ये बम्बई में है इनका ऑफिस। जी और बम्बई से हम इनको मतलब संपर्क में है और इनसे संबद्ध है हम। जी तो इन्हीं का एक तरह से हिस्सा है हम। जी और कभी कभी वहां से भी हमको बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह मिलती रहती हैं। जी और वे लोग बम्बई में भी हमेशा उत्सव करते हैं। और ये मतलब बम्बई में जो कार्यालय है वो वेस्टर्न रीजन का है। जी इस तरह से अपने देश में चारों तरफ मतलब ईस्ट में, वेस्ट, साउथ में और नॉर्थ में भी अलग अलग फेडरेशन है। जी और उनके अंतर्गत कई फिल्म सोसाइटी काम कर रही हैं, जी जो अपने मेंबर्स के लिए अच्छे अच्छे फिल्मों का प्रदर्शन करती हैं। जी और बड़ी दुर्लभ फिल्में कहाँ से लाते हैं वो लोग फिल्में, जी तो वो फिल्में हमको देखने को मिलती है। मैंने देखा है कि आपके घर में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, बड़ी संख्या में पुस्तकें हैं। और ये जो पुस्तकें हैं, इसका सिर्फ आप तक ही उपयोग नहीं है, आप जो है उसको दूसरों के लिए भी उपयोग करते रहते हैं, उन्हें उपलब्ध कराते हैं, आप दूसरों को देते भी हैं और पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये किस तरह से आप करते रहते हैं? ये साहित्यिक पुस्तकों का तो मैं मतलब बचपन से ही शौकीन रहा हूँ। जी और मेरे स्कूल कॉलेज के दिनों से ही मैं पुस्तकें खरीदता रहा हूँ और उनका संग्रह भी करता रहा हूँ। जी और बीच बीच में काफी पुस्तकें इकट्ठी हो जाती तो मैं पुस्तकालयों को दान भी दे देता हूँ। जी तो इस तरह से करीबन मतलब मेरे 400 450 पुस्तकें अभी तक मैं दे चुका हूँ अलग अलग पुस्तकालयों को। जी और क्योंकि घर में जगह भी इतनी सीमित है कि सारी पुस्तकें मतलब उसमें सदा आ भी नहीं पाती हैं। जी हाँ तो पुस्तकों का संग्रह तो मेरे पास में अभी भी काफी ज्यादा है। और मैं चाहे एक पुस्तक रखने की भी जगह ना हो घर में, जी फिर भी पुस्तकें मंगाता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। और एक बात यह है कि कोई पुस्तक मुझे अगर बहुत अच्छी लगती है जी तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ कि इस पुस्तक को और भी लोगों को पढ़ना चाहिए। जी तो जी अपने मित्रों को भी फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ये पुस्तक मैंने मंगाई है, पढ़ी है और बड़ी अच्छी है, तो आप भी पढ़िए। जी जी तो जी मैं अपने मित्रों को वो पुस्तक भेजता हूँ और उन्हें भी पढ़ने के लिए थोड़ा प्रेरित करता हूँ। तो जी। इस तरह से और भी ज्यादा लोग पुस्तकों को पढ़ पाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको लाइब्रेरी का शौक नहीं रहा? क्या वो आपको लगता है कि वो टेक्स्ट से या जो पढ़ने की जो रुचि थी पहले जो एक सभी में, अब वो खत्म होती जा रही? ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि नई पीढ़ी को पुस्तकों से और लाइब्रेरी से कोई विशेष लगाव नहीं है। जी लेकिन मैंने देखा है कि मैं जब कोई अच्छी अच्छी कहानी पढ़ता हूँ जी तो मैं इंदौर के जो युवा रंगकर्मी हैं जी जी उन लोगों को कहता हूँ कि ये कहानी मैंने पढ़ी है और इसके ऊपर आप नाटक कर सकते हैं या इसको एकल नाटक के अंदर भी मतलब रूपांतरित कर सकते हैं। जी तो वो उस कहानी को पढ़ते हैं और बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी कहानी है। जी जी और बाद में वो दूसरी कहानी की पुस्तकें भी मुझसे मांग के ले जाते हैं। जी तो मुझे लगता है इस तरह से थोड़ा नई पीढ़ी को अगर हम थोड़ा प्रेरित कर सकें जी और उनको अच्छी अच्छी चीजें मतलब मुहैया कराएं अपनी तरफ, जी हाँ। तो उनको भी थोड़ा सा एक चस्का लग जाएगा इन सब चीजों का। ऐसा क्या संभव है कि जो हमारे सूत्रधार के और दूसरे जो हमारे साहित्य की प्रति अभिरुचि रखने वाले जो लोग हैं, या कोई अखबार भी हो सकता है, जो मिलकर स्कूलों में जाकर ये जो साहित्य और कला से संबंधित पुस्तकें हैं उनके बारे में या कहानी कविता के बारे में स्कूलों में थोड़ा सा एक आयोजन शुरू करें? बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। ऐसा होना चाहिए। और कहानी कविताओं के बारे में तो बच्चों को बताया जाना चाहिए स्कूलों में जा करके। जी हमने अपनी ओर से ये कोशिश की है कि जब भी कोई अच्छा नाटक हम बाहर से बुलाते हैं जी या कोई बहुत ही अच्छी फिल्म हम दर्शकों को दिखाते हैं जी और हमको लगता है कि ये फिल्म स्कूल के बच्चों को भी दिखानी चाहिए, जी तो हम वो फिल्म लेकर के स्कूल में जाते हैं। जी एक फिल्म थी, ईरानी फिल्म है एक, उसका हिंदी में नाम है हयात। हयात जी। मतलब जिंदगी। जिंदगी। जी और ये बच्चों की फिल्म है और ये पूरी तरह से हिंदी में डब की हुई है। जी हाँ।
और ये बड़ी सुंदर फिल्म है। तो ये फिल्म हमने अपने दर्शकों को, सूत्रधार के दर्शकों को कई बार बताई है जी। और बाद में कई स्कूलों में जा करके हमने इसको बच्चों के सामने प्रदर्शित किया और बच्चों ने बड़ा सराहा इस फिल्म को। जी। इसी तरह से एक आपने सुना होगा डॉक्टर जब्बार पटेल की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक फिल्म है, फीचर फिल्म है जी। करीबन 2-2.5 घंटे की और बड़ी सुंदर फिल्म है अम्बेडकर के पूरे जीवन को समझने के लिए। जी हाँ। वो फिल्म हमने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में जा करके विद्यार्थियों को दिखाई जी। कि उनको अम्बेडकर के बारे में जानकारी हो, क्योंकि उनको अम्बेडकर के बारे में तो जानकारी लगभग नहीं के बराबर है। तो ये फिल्म हमने उनको भी ज्यादा करके दिखाई है। डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो ऐसा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि फिल्म्स डिवीजन से हमारा बड़ा अच्छा संबंध है और जब से हमने 2007 में सूत्रधार की शुरुआत की है जी, तभी से उनका पूरा सहयोग हमको मिलता रहा है जी। और हम जो भी कोई डॉक्यूमेंट्री उनसे मांगते हैं वे उसे तुरंत उपलब्ध कराते हैं जी। और उनकी मदद से ही हमने काफी सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के फेस्टिवल्स भी यहाँ किए हैं जी। फिर इसके अलावा एक और दिल्ली की दूसरी संस्था है PSBT, आप जानते होंगे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट। जी। PSBT, तो उनके जो सालाना उत्सव होते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के, जी। उसमें मैं हमेशा जाता रहा हूँ दिल्ली। जी। तो उनसे भी मेरा बड़ा अच्छा परिचय है और वे भी अपनी बड़ी सुंदर सुंदर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में जी मुझे देते रहते हैं और हम यहाँ अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सत्यनारायण व्यास साहब, इंदौर स्टूडियो और उससे जुड़े दर्शकों के लिए आज आपसे हमारी, मैं यानी शकील अख्तर से बातचीत चल रही है और मैं आपके व्यक्तित्व, आपके सूत्रधार संस्था और आपके जो कृतित्व है उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं और इसके माध्यम से वो लोग जो आपके सूत्रधार संस्था के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात यह कि इंदौर कला और संस्कृति के दृष्टि से बड़ा जीवंत शहर है और इस अभिरुचि को रखने में यहाँ के पुराने से पुराने दिग्गज कलाकारों का संगीत और कला और नाटक और रंगमंच के बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आप जैसे सूत्रधार संस्था है, ऐसी संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए ये प्रेक्षकों में या दर्शकों में इतनी चेतना है और जागरूकता है कि वो पूछते हैं कि भाई अब क्या आयोजन होने वाला है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इंदौर में वैसे संस्थाएं तो काफी काम कर रही हैं जी और मुझे लगता है कि कुछ 1-2 संस्थाओं का अगर मैं नाम लूं तो उचित नहीं होगा। राइट सर। क्योंकि बाकी की संस्थाएं मतलब बुरा मान सकती हैं। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब इंदौर में संगीत की संस्थाएं काफी हैं। अच्छा, जी जी। तो संगीत के कार्यक्रम तो यहाँ खूब धड़ल्ले से और खूब बहुतायत में होते रहे हैं जी। लेकिन जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं यानी नाटकों के प्रदर्शन के लिए जो नाटक बाहर से बुलाते हैं इंदौर के बाहर से, कुछ है हाँ, या फिल्मों का प्रदर्शन वगैरह जी, उस क्षेत्र में कम है। मुझे लगता है कि और कोई संस्था थी नहीं रियली, मतलब आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। अच्छा जी। तो यही मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि मतलब संगीत की संस्थाएं तो एक से बढ़कर एक है और बड़ी नामी गामी संस्थाएं हैं जी। लेकिन नाटक के बारे में तो नाट्य दल हैं अलग अलग जी, जो अपने अपने नाटक करते रहते हैं, जैसे नाट्य भारती है, ये दूसरे और कई नाट्य दल हैं, मराठी और हिंदी सभी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन का समय गया वो कलाकारों के लिए कैसा रहा और कला संस्थाओं के लिए वो कितना असर रहा, कैसे प्रभावित हुए वो? लॉकडाउन के कारण तो जैसा मैंने कहा कि इंदौर में संगीत संस्थाएं काफी हैं जी। तो उसमें गायक गायिके तो होते ही हैं लेकिन उसके अलावा मंच व्यवस्था करने के लिए और संगीतकार संगीत के अरेंजमेंट करने के लिए काफी साजिंदे वगैरह होते हैं जी। और इनमें से अधिकतर की रोजी रोटी संगीत कार्यक्रमों से ही चलती थी जी। तो लॉकडाउन के कारण ये सारे के सारे मतलब बिल्कुल भुखमरी के कगार पर आ गए
जी बिल्कुल। और नाटकों के बारे में भी यही है कि नाटक जब तक मतलब दर्शकों के सामने न किया जाए तब तक आनंद नहीं आता उसका। जी तो हालांकि वर्चुअल मीडियम पर कुछ मतलब प्रयोग हुए हैं, देश में जी भी हुए हैं काफी, जी लेकिन वो केवल दिल बहलाने के लिए है, मतलब कि हम कुछ कर रहे हैं। जी, आभासी का तो वो अर्थ नहीं है। ये जो नया एक हाइब्रिड सिस्टम भी आ गया है, वर्चुअली कर लेंगे। मैंने आपने ये बात बहुत सही कही कि मेरी पिछले दिनों अजीत राय जी से बहुत सारी बातें हुई थी और जी फिर जी जी हमने एक आलेख भी उस पर केंद्रित करके पूरे देश भर में भेजा था। उन्होंने बताया था कि देश में करीब करीब 2 करोड़ कलाकार, वो किसी भी रूप में किसी तरह से हो, उनका ये आकलन था कि भाई जो बड़े शहर हैं उसमें तो बहुत ज्यादा संख्या में कलाकार हैं, लेकिन जो छोटे कस्बों में, गांवों में या फिर नगरों में आप देखेंगे तो 10, 15, 20, 25, 100, 200 कलाकार होते ही हैं। हर शहर में 200, 500 कलाकार विविध क्षेत्रों के, विभिन्न क्षेत्रों के होना आज कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका आकलन था कि ये जो कोरोना काल गुजरा और साथ में ये जो लॉकडाउन लगा, इसकी वजह से बहुत सारे कलाकार, ये आपने जो सत्य कहा कि बहुत सारे कलाकारों के लिए जीविका का संकट पैदा हो गया और उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और उन्होंने एक और बड़ी बात उनसे बातचीत में उभर कर सामने आई थी, वो ये कि अब हमें हमारी सरकारों को, अकादमियों को भविष्य में इनके लिए भी, यानी इन कलाकारों के लिए, कला संस्थाओं के लिए और विशेषकर जिनको अनुदान वगैरह मिलता है, उनके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, नीति, ताकि भविष्य में इस तरह का संकट आए तो उनको भी बचाया जा सके, उनकी भी रक्षा की जा सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, सब बिल्कुल जरूरी है। जी, आप जानते हैं कि संस्कार भारती ने भी पिछले दिनों इस तरह की एक मुहिम शुरू की थी, जिसमें भारतीय कला और संगीत और इसके अलावा फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए और टेलीविजन के भी रियलिटी शो से जुड़े हुए लोग सामने आए थे और उन्होंने अपील की थी कि जनता भी मदद करे और सरकारें भी, ताकि कलाकारों की सहायता की जा सके जो लोग अब बहुत मुश्किल में हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं समझता हूँ कि सूत्रधार के स्तर पर भी कभी ऐसे कलाकारों को जोड़ के हमारे इंदौर शहर में एक कोई अभिनव काम या प्रयास हो सके, इसमें दूसरी संस्थाएं भी योगदान दे सकें, तो बहुत ही बड़ी बात होगी। जी, अब मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सूत्रधार का कला कैलेंडर बहुत ही व्यस्त होता है, बहुत बड़ा होता है और वेल डिजाइन्ड भी है। तो आपके कला कैलेंडर में एक वर्ष में किस तरह के और कैसे आयोजन होते हैं और कैसे उसको समझा जा सकता है? पिछले कई सालों से एक वर्ष में तो हम करीबन 20 से 25 कार्यक्रम करते हैं। जी। हर महीने हमारे 1 या 2 या कभी कभी 3 कार्यक्रम हो जाते हैं। जी। और अधिकतर कार्यक्रम हमारे हिंदी नाटकों के होते हैं और इसके अलावा कुछ हमारे इवेंट्स हैं जो कि रेगुलरली हर साल हम करते ही रहते हैं। जी। जैसे हिंदी एकांकी प्रतियोगिता हम करते हैं हर साल। जी। और पिछले 14 सालों से ये हर वर्ष आयोजित हो रही है। जी। जिसमें इंदौर के अलावा देश के भी कई नाटक दल आते हैं और 1-1 घंटे की अवधि के नाटक होते हैं और जिसमें हम लगभग 60,000 रुपए के नकद पुरस्कार भी देते हैं। बहुत बड़ी बात है। जी। ये गतिविधि हर साल होती है। जी। इसी तरह से हम कुछ फिल्म फेस्टिवल्स भी हर साल करते रहते हैं। जी। जैसे एक प्रतिरोध का सिनेमा फेस्टिवल हम करते हैं हर साल। जी। और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्में मोस्टली वो बताई जाती है जो कि मुद्दों पर आधारित होती है, कोई न कोई सामाजिक समस्या को उठाती है। जी। तो वो फेस्टिवल भी हम हर साल करते रहते हैं। जी। इसके अलावा हमने एक और परंपरा ये रखी है कि साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर, जी, उस दिन हम किसी न किसी संगीत का कार्यक्रम करते हैं। अच्छा। या तो किसी संगीत के महापुरुष को याद करते हैं या कोई संगीत का कार्यक्रम। हम फिल्मी कार्यक्रम कभी नहीं करते, फिल्मी संगीत के कार्यक्रम कभी नहीं करते हैं। जी। लेकिन संगीत के जो पुरोधा हैं क्लासिकल संगीत के, जी, उनके ऊपर हमारे केंद्रित कार्यक्रम रहते हैं। जी जी। तो 31 दिसंबर को हमारा संगीत का कार्यक्रम होता है हमेशा। जी हाँ। तो इस तरह से हमारा पूरा जो कैलेंडर है वो कुछ तो रेगुलर हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनसे भरा रहता है। जी। और कुछ बीच बीच में जो भी इवेंट्स आ जाते हैं उनसे भरा हुआ रहता है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि साल भर आपका देश और राज्य के और स्थानीय कलाकारों से निरंतर संवाद और संपर्क बना रहता है और आप लगातार उनसे जानते समझते पूछते होते होंगे, नजर रखते होंगे कि कहाँ क्या चल रहा है और उन्हें कैसे। जी बिल्कुल 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 सही बात, सही कह रहे हैं आप। जॉब है, आप पूरे तरह से इसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा डूबे और समर्पित हैं। फिर इनका प्रबंधन करना, आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है और इसलिए आप वन मैन आर्मी हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं और हम इंदौर वासियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है सर। आप एक और बात हम आपसे पूछना चाहते हैं इसके आर्थिक पक्ष के बारे में। कोई आसान नहीं है कि आप निरंतर लगातार इतने सारे आयोजन करें, विविध तरह के करें, कुछ बिल्कुल ही अलग किस्म के करें और इतनी सोच और विचार के साथ करें। ये सब कैसे आप संभव कर पाते हैं सर? ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा जी। एक तो हमारे मतलब सूत्रधार की हमने मेंबरशिप की हुई है जी। जिसमें हम अपने मेंबर से 1000 रुपये सालाना लेते हैं। जी हाँ। और हमारे करीबन 250 के करीब मेंबर हैं। बहुत जी। तो आप समझिए कि हमें 2.5 लाख के करीब प्रतिवर्ष मेंबर से मिल जाता है। जी। लेकिन हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं, जी हाँ, कई सालों से हम ये देख रहे हैं, हम जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट हर साल बनाते हैं जी, उसमें ये आता है कि हमारा वार्षिक खर्च करीबन 6 से 7 लाख होता है। तो वो कैसे आप बता पाते हैं सर? ये 2.5 लाख तो मतलब सदस्यों से मिलता है। जी। फिर हम जब कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जैसे मैंने बताया एकांकी प्रतियोगिता जिसमें 60,000 रुपए के पुरस्कार के अलावा काफी आयोजन में हॉल वगैरह का किराया और लाइट और साउंड और सब चीज करीबन 1.5-2 लाख का कार्यक्रम होता है वो। जी। तो उसके लिए हम कुछ अपने मित्रों से दान लेते हैं, उनसे आग्रह करते हैं जी कि वे कुछ डोनेशन दें और वे देते भी हैं, हर साल देते हैं। जी। जी। तो कुछ डोनेशन से भी हम काम चलाते हैं जी। और बाकी जो भी खर्च बचता है जी, वो समझिए कि मेरी पेंशन अमाउंट से जाता है। ओहो, तो ये तो आपका बहुत ही बड़ा योगदान है सर इंदौर शहर को और उसकी कला और संस्कृति को। और ये बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं, मैंने तो शुरू से सुना था जब मैं खुद रंगमंच पर आया था और जब नाटकों में शामिल होना शुरू हुआ, जब आयोजन में भी शामिल हुआ और आज भी मैं देखता हूँ शौकिया रंगमंच के लिए कहा जाता था घर फूक तमाशा है ये। तो आज भी जब लेखन कार्य से जुड़े हुए हम लोग काम करते हैं तो यही कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपने तो उसको एक मिसाल की तरह ले लिया और आपने कहा कि एकला चलो रे, किसी भी हालत में वो आपने एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक परचम लेके चल पड़े आप, तो बिना सोचे कि अब क्या होगा। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको हर वर्ष करीब 3-4 लाख रुपए खुद आपके जेब से ही देने पड़ते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो उसका परिवार पर कोई प्रतिक्रिया, कोई आपके लिए कोई और बात कोई तो पैदा नहीं होती? क्षमा चाहता हूँ अगर आप पूछ रहा हूँ ये। नहीं नहीं नहीं, सौभाग्य से मतलब परिवार का पूरा सहयोग है मेरे साथ जी। और परिवार जानता है कि ये कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छा ही काम कर रहे हैं जी। तो उनका सहयोग बराबर मिलता है। बहुत और बड़ी बात परिवार है की ओर से कोई मतलब मुझे बंधन नहीं है, कोई बाधा नहीं है रियली। जी, आप वैज्ञानिक के रूप में पहले मुंबई में रहे और जी, जैसे जी, आपने बताया कि भोपाल से जावेद जैदी के कहने के बाद कमला नाटक से सूत्रधार का सफर शुरू हुआ, लेकिन उससे पूर्व एक बहुत समय आप मुंबई में भी रहे। तो मुंबई में आपने बहुत सारे कलाकारों से और बड़े दिग्गज कलाकारों से उनके साथ आपका वास्ता रहा। आपने उनके बहुत अच्छे नाटकों को देखा, मराठी और हिंदी। तो वो जो दौर है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था आपके मन पर जब तक आप इंदौर लौट के आए? जब बाद में मैं बम्बई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक था जी, और इंदौर आने के पहले लगभग 20 वर्ष तक मैं बम्बई रहा जी। और उस दौरान मैंने वहाँ काफी नाटक देखे और दूसरे भी साहित्यिक कार्यक्रम काफी अटेंड किए मैंने जी। और वहाँ जो अपनी हमारा कार्यालय था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जी, उसके अंदर भी मैं हिंदी के कार्यक्रम काफी करता रहता था जी। तो मैं ढूंढ करके जो बम्बई में अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं जी, या जो बाहर से बम्बई में कभी आते थे जी, जी, उनको मैं अपने कार्यालय, अपने वर्क प्लेस पे लेके आता था और उनका व्याख्यान करवाता था
जी तो इस हिसाब से मेरा काफी परिचय काफी साहित्यकारों से हुआ। जी। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि मैं डॉक्टर बच्चन के घर पर 2-3 बार गया और उनसे मिला और उनको 2 बार अपने कार्यालय लेके आया। राय बच्चन साहब, जी जी। डॉक्टर बच्चन पे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। श्री कमलेश्वर जी, श्री महावीर अधिकारी, ओहो। श्री गोपाल प्रसाद व्यास दिल्ली से आए थे बम्बई, तो उनको भी हम अपने कार्यालय लेके आए और उनका लेक्चर करवाया। जी जी। और नाटकों के क्षेत्र में तो मैं चूंकि नाटक खूब देखता था और उन लोगों से बात करने की भी कोशिश करता था जी। तो अमरीश पुरी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र बन गए थे। जी जी। उनको भी मैं अपने कार्यालय लेकर आया था और उनका भी व्याख्यान करवाया। जी जी। तो वो तो मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र और वो अपने हमेशा नए नाटक की जानकारी मुझे फोन पर देते थे। जी। और ये मतलब उनके फिल्मों में आने के पहले की बात है। जी। उस समय वो फिल्मों में आए नहीं थे, जी। लेकिन बाद में वो फिल्मों में आ गए और काफी व्यस्त हो गए और उन्होंने अमरीश नाटक पुरी जी के छोड़ ही अभिनय दिया। वाले कौन से नाटक आपने देखे, या कौन से ऐसे नाटक है जो आपको लगता है कि बड़े असाधारण थे और वो आज भी आपके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं? उन नाटकों के नाम बता सकते हैं? जिस समय मैं बम्बई में था, आप जानते होंगे डॉक्टर श्री सत्यदेव दुबे वाह वाह, बहुत बड़ा नाटक के निर्देशक हुआ करते थे। तो अलकाजी जी के दौर में वहाँ उनसे जुड़े हुए थे तब से। जी जी। जी जी जी। और छबील दास सभागृह था दादर में, जी। जहाँ पर ये नाटक होते थे। तो वहाँ पर बादल सरकार के नाटक, विजय तेंदुलकर के नाटक, मोहन राकेश के या शंकर शेष के, जी। सारे नाटक वहीं होते थे और सत्यदेव दुबे उनके निर्देशक होते थे। जी। तो मैंने विजय तेंदुलकर के सारे नाटक, मतलब चाहे वो दूसरे जितने भी नाटक हो, जी जी। बादल सरकार के नाटक, बाकी इतिहास जी। और उनके जो भी नाटक हैं दूसरे, जी। सारे नाटक मैंने वहीं देखे। जी हाँ। और उसका परिचय, उसका प्रभाव तो मेरे ऊपर इतना गहरा रहा जी। क्योंकि वो नाटक मतलब आपको पूरे अंदर तक उज्ज्वलित करने वाले नाटक रहते। जी जी जी, बेशक। स्पेशली बादल सरकार के नाटक और विजय तेंदुलकर के नाटक। जी। तो उनका प्रभाव मेरे ऊपर काफी जी। अच्छा रहा, गहरे तक रहा और उसी से मेरे नाटक देखने के और नाटक को सराहा करने की संस्कार बने दिए। जी, वो बिल्कुल सही कहा आपने। और सत्यदेव दुबे जी का तो वो एक स्वर्णिम दौर था और उन्होंने अपने अलग तरीके से इस नाटक और नाटकों को बनाने और उनके मंचन का एक शुरुआत की थी मेरे विचार में। और उस समय उनके बारे में जितना भी मैं पढ़ पाया हूँ, जान पाया हूँ, उनको सुना है मैंने जिस तरह से। और बल्कि अलकाजी साहब बाद में यहाँ दिल्ली जब आए तब उन्होंने कुछ और उस तरह को, उन चीजों को लेकर समझकर भी काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको मालूम होगा कि अलका जी पहले बम्बई में थे। मुंबई में थे। जी जी। बम्बई में थे और अपनी बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर वो टेरेस थिएटर किया करते थे। राइट सर। और निर्देशक थे वे अच्छे। जी जी। और उन्हीं के ग्रुप में सत्यदेव दुबे थे। जी जी। बाद में वो अलग जब जाकर उन्होंने काम शुरू किया था। जी। जब अलका जी दिल्ली चले गए एनएलटी के डायरेक्टर बन करके, जी जी, तब सत्यदेव दुबे ने अपनी थिएटर यूनिट करके एक संस्था बनाई। जी। और उसी के अंतर्गत ये सारे हिंदी नाटक उन्होंने करना शुरू किए। जी जी। तो पहले वो ग्रांट रोड स्टेशन के पास में तेजपाल हॉल है, जी, वहाँ नाटक किया करते थे। जी। लेकिन वो सभागृह काफी बड़ा था और काफी खर्चीला था। जी। तो ये बाद में इन्होंने छबीलदास सभागृह को शुरुआत की। जी। जो कि एक स्कूल का हॉल था और काफी टूटा फूटा हॉल था रियली। जी जी। लेकिन उन्होंने वहाँ पर्दे लगा करके और सारी व्यवस्था करके, जी जी, और उस हॉल को बड़ा बढ़िया बना लिया। हाँ हाँ। लेकिन आपको सुनकर के बड़ा ताज्जुब होगा और दुख होगा, जी, कि मैंने इतने अच्छे नाटक वहाँ देखे और लेकिन दर्शकों की संख्या वहाँ मैंने कभी 10 से ज्यादा नहीं देखी। ओहो। जी जी। 8-10 दर्शक रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपने एक मित्र के साथ में वहाँ नाटक देखने गया था। आप? जी जी। और हॉल के अंदर केवल हम 2 ही लोग थे, मैं और मेरा मित्र बस। और वो उतनी ही शिद्दत से परफॉर्म कर रहे थे। अरे साहब बिल्कुल, रोज रात को 8:30 बजे उनके नाटक होते थे और एग्जैक्टली 8:30 बजते थे ही नाटक शुरू हो जाता था। जी। और पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से नाटक होता था, जैसे उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि नाटक कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा है। एक्चुअली वो उसकी बुनियाद बनाई जा रही थी, मेरे विचार में। तब अच्छे लेखक आ रहे थे, अच्छे निर्देशक आ रहे थे और ये जो रंगमंच का जो आधार है नया बन रहा था उस समय फिर से। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, ठीक कह रहे हैं। अब अंत में आपसे एक बात और जानना चाहेंगे
आज के परिदृश्य और इतनी आपका अनुभव को देखते हुए कला, संस्कृति और संस्था के रूप में भी, और खुद आप एक संस्था है उसके रूप में, कलाकारों को या साहित्यकारों को या आज के परिदृश्य पर संस्थाओं के बारे में आपकी क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? मैं तो एक बिल्कुल अदना सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे लगता है नहीं कि मैं कोई इतनी बड़ी अथॉरिटी हूँ कि मैं कोई अपनी राय दे सकूँ इस नहीं, ये मामले में। आपकी सर विनम्रता है। हम सभी आपको जानना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत एक मन में जो भी आपके स्पष्ट विचार है कलाकारों को लेकर या आज के कला जगत को लेकर, जो भी आपके दिल में कि भाई क्रिएटिविटी के लेवल पे क्या होना चाहिए या समाज को लेकर उन्हें क्या बात कहनी चाहिए या किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए, जो भी आपके विचार। नहीं, मुझे यही लगता है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा अच्छे नाटक लिखे जाएं और मंचित किए जाएं जी। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि मतलब जो नए नए नाट्यकर्मी आते हैं जी, वे 20-25 साल या 40 साल पुराने नाटकों को वापस उठाते हैं जी, और उन्हीं को मंचित करते हैं। तो मैं उनसे बार बार यही कहता हूं कि भाई कुछ नए नाटक ढूंढो जी, जो मुद्दों पर आधारित हो, जो किसी समस्या को सुलझाते हों, जी। लेकिन मेहनत करने का मतलब थोड़ा सा मादा उनमें कम रहता है ये दुखद और पहलू वे है बनी बनाई पकी पकाई चीज को मतलब करना चाहते हैं। बहुत दुखद पहलू है ये। इस बारे में आपकी कृपा से जब भी मुझे किसी भी मंच पर जाने का अवसर मिला या निर्देशकों से, कलाकारों से बातचीत का अवसर मिला है, आप जानते हैं मैं भी इस दुनिया में डूबा और सक्रिय रहने की कोशिश करता हूँ, तो मैं भी उनसे विनम्रता से यही कहता हूँ कि देखिए, अब वो जमाना जो आज से बीता हुआ दौर था, उस समय के समाज, उस समय के वर्ग, उस समय के कैरेक्टर्स, उस समय की स्थितियां, उस समय के मुद्दे बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल जी, जी, जी। और आज जो हमारे समसामयिक स्थितियां हैं, आज के जो प्रासंगिक समय है, जो मुद्दे हैं, बिल्कुल अलग हैं। आज को हमें देखना, समझना है और आज हम क्या उसके माध्यम से दर्शकों को बता सकते हैं और क्या सवाल उठा सकते हैं, वो आवश्यक है। तो ये बात आपने सही कही कि हमारे कुछ जो निर्देशक हैं वो चाहते यही है कि वो जो पुराना है उसको दोहरा दिया जाए और उसी को वो अपना कर्तव्य जान लेते हैं और उसी से खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, यही हो रहा है, अधिकतर जगह यही हो रहा है रियली। तो ये होना नहीं चाहिए, आप ऐसा समझते हैं? होना नहीं चाहिए, सही बात है। जी जी जी। श्रद्धेय सत्यनारायण व्यास साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत ही धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और आपके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ जान पाए और मुझे विश्वास है कि हमारे सुनने वाले या देखने वाले दर्शकों को भी ये आपकी ये जो बात है और आपकी संस्था और आपके व्यक्तित्व के रूप में जो विचार हैं बहुत अच्छे लगेंगे और वो इससे प्रेरित भी होंगे, क्योंकि आप प्रेरित करते रहे हैं और प्रेरणा बने हुए। दूसरा एक निवेदन ये है कि अंत में चलते चलते इस वीडियो की कल्पना को हमारे श्रोताओं या दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मैं प्रभाकर मोरे जी जो इंदौर के ही हैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। वो इसमें सहयोग देंगे, उनको भी एक निर्माणकर्ता के रूप में यहाँ याद कर रहा हूं और आपको उनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी धन्यवाद दे रहा हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शकील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी नमस्कार, थैंक यू।